जब आप ये कहते हैं कि हमारी देश की संस्कृति ने हमें एक साथ प्रेम से रहना सिखाया, यानी हमारी देश की संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात सिखाई है, इसलिए इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। यानी हम पूरे विश्व को एक समाज मानते हैं, इसलिए इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। लेकिन हम मानते हैं और कोई नहीं मान सकता, ये अगर आपके अंदर भावना आती है तो इसे आप कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं इसलिए आप ही मानते हैं और कोई राष्ट्र इस तरीके की विचारधारा नहीं रखता, तो ये गलत है। आप पहले अन्य विचारधाराओं को भी समझिए कि उनकी विचारधारा किस तरीके की, यानी अपने आप को सबसे ऊपर ले जाना और इस तरीके का राष्ट्रवाद ये खड़ा करना कि ये राष्ट्रवाद होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, बिकॉज वन थिंग्स ऑफ वन कंट्री एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि इट इज़ अ टेंडेंसी टू लिमिट वन, कि इससे आपको एक सीमित करने की ये प्रवृत्ति भी बन जाती है। बिकॉज वन थिंग्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोचता है, ऑफ वंस कंट्री, अपने देश को, एज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग प्रकार से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर व्यक्ति ये मानता है कि मेरा देश कुछ अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाकी के देश हैं, जो बाकी की जो दुनिया है, उनसे मेरा देश कुछ अलग है। अगर आप ये मानते हैं और इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, द पर्सपेक्टिव चेंजेस, और जो परिप्रेक्ष्य होता है वो बदलता है। एंड वन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ऑन, और कोई व्यक्ति निरंतर रूप से सोचता रहता है अपने खुद के संघर्षों को, एंड वर्च्यूज़, अपने गुणों को, एंड फेलिंग्स टू द एक्सक्लूशन ऑफ अदर थाट्स, एंड फेलिंग्स और असफलताओं को टू द एक्सक्लूशन ऑफ अदर थाट्स, तो अन्य विचारों का जो बहिष्कार किया है उसमें आई असफलताओं को कोई निरंतर रूप से सोचता रहता है। द रिजल्ट इज़ दैट, और इसका परिणाम ये होता है, द सेम नेशनलिज्म, कि इसी प्रकार का जो राष्ट्रवाद है, विच इज़ द सिंबल ऑफ ग्रोथ फॉर अ पीपल, जो कि किसी व्यक्ति के लिए सिंबल ऑफ ग्रोथ होता है, जो कि वृद्धि का प्रतीक होता है, बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेसेशन ऑफ दैट ग्रोथ इन द माइंड, बिकम्स अ सिंबल ऑफ द सेसेशन, वो समाप्ति का प्रतीक बन जाता है, ऑफ दैट ग्रोथ इन द माइंड, दिमाग में वृद्धि की। तो दिमाग की वृद्धि की समाप्ति का प्रतीक वही राष्ट्रवाद बन जाता है। यानी राष्ट्रवाद एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर आपके अंदर एक अंधे प्रकार का राष्ट्रवाद है तो वो आपके दिमाग को किस तरीके से ख़त्म कर सकता है, वो यहाँ उन्होंने बताया है। नेशनलिज्म व्हेन इट बिकम्स सक्सेसफुल, और इस तरीके का राष्ट्रवाद अगर सफल हो जाता है, समटाइम्स गोज़ ऑन स्प्रीडिंग इन एन एग्रेसिव वे, और कभी कभी गोज़ ऑन स्प्रीडिंग, इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ता जाता है, इन एन एग्रेसिव वे, एक उग्र तरीके से। और ये सही बात भी है कि इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद है वो बड़ा उग्र तरीके से बढ़ता है। एंड बिकम्स अ डेंजर, और यही खतरा बन जाता है इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। वट एवर लाइन ऑफ थॉट यू फॉलो, वट एवर लाइन, आप जिस विचार का भी अनुकरण करते हैं, वट एवर लाइन ऑफ थॉट, यानी सोचने की जिस परंपरा का आप अनुसरण करते हैं, जिस लाइन पर आप सोचते हैं, यू अराइव एट द कंक्लूजन, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, दैट सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, तो तब आपको ज़रूर लगता है कि एक प्रकार का बैलेंस ज़रूर होना चाहिए इन दोनों प्रकार के राष्ट्रवाद में। तो राष्ट्रवाद एक बहुत अच्छी भी चीज़ है, एक राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, और अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी भी चाहिए। लेकिन जब यही राष्ट्रवाद अंधा हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे विकास में ये बाधा बन जाता है। इसके बाद आगे देखिए, अदरवाइज समथिंग दैट वाज गुड कैन टर्न इनटू ईवल, और अगर हम यहाँ नहीं सोचते, हम ये बैलेंस नहीं बनाते, तो अदरवाइज समथिंग दैट वाज गुड, तो अन्यथा जो कि बहुत अच्छा हो सकता था, कैन टर्न इनटू ईवल, वो बुराई में बदल सकता है। कल्चर विच इज इसेंशियली गुड, संस्कृति जिसके बारे में वो हमेशा कहते हैं कि वो आवश्यक रूप से अच्छी है, बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक, वो न केवल स्थिर हो सकती है, बट एग्रेसिव, बल्कि वो आक्रामक भी हो सकती है, एंड समथिंग दैट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट, और कभी कभी वो संघर्ष भी पैदा कर सकती है, एंड हेट्रेड, घृणा भी पैदा कर सकती है, मैंने लुक्ड एट फ्रॉम अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसे गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है।
तो यहाँ किस तरीके से उन्होंने दोनों चीज़ों को, जैसे आप संस्कृति को किस तरीके से मानते हैं, राष्ट्रवाद को किस तरीके से मानते हैं, और जैसे साइंस है उसे आप किस तरीके से लेते हैं, तो एक एक करके उन्होंने सबकी अलग अलग चर्चा करी है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सॉरी हाँ यहाँ जो एक लाइन है उसको पहले देखिए, दैट ब्रीड कन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड, और ये घृणा को पैदा कर सकती है, संघर्ष को पैदा कर सकती है, व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, जब इसे गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। हाउ यू आर टू फाइंड अ बैलेंस, यू आर टू फाइंड, किस तरीके से तुम्हें संतुलन बनाना है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज, इसके अलावा जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इस युग की, परहैप्स दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे, और शायद ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बिकॉज बिहाइंड इट, क्योंकि इनके पीछे, देयर इज अ ट्रिमेंडस कन्फ्लिक्ट, एक ज़बरदस्त संघर्ष होता है, इन द स्पिरिट ऑफ मैन, आदमी के अंदर। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है इसको लेकर के आदमी के अंदर ज़बरदस्त संघर्ष होता है। एंड अ ट्रिमेंडस सर्च, और एक ज़बरदस्त खोज होती है, फॉर समथिंग विच इट कैन नॉट फाइंड, जो इसे नहीं मिल सकता है। वी टर्न टू इकोनॉमिक थ्योरीज, तब हम आर्थिक सिद्धांतों की ओर मुड़ते हैं, बिकॉज दे हैव एन अनडाउटेड इम्पोर्टेंस, क्योंकि इनका निस्संदेह रूप से महत्व होता है। जो आर्थिक सिद्धांत हैं, यानी जो पैसे की बात है, आप तो सीधे इस तरीके से समझें कि जो पैसे की बात है तो यहाँ निश्चित रूप से उनका विशेष महत्व होता है। इट इज़ फॉली, ये बड़ी मूर्खता की बात होगी, टू टॉक ऑफ कल्चर, कि आप संस्कृति की बात करें, और इवन ऑफ गॉड, आप भगवान की बात करें, व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, जबकि मानव जाति जो है वो भूखी है और मर रही है। तो ऐसे समय में जब मानव जाति भूखी है, वो मरने की कगार पे है, और ऐसे समय में आप संस्कृति की बात करें, आप भगवान की बात करें, तो ये एक तरीके की मूर्खता की बात होगी। बिफोर वन कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, इससे पहले कि हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें, ईच वन मस्ट प्रोवाइड द नॉर्मल इसेंशियल ऑफ लाइफ टू ह्यूमन बींग्स, हमें लोगों को यानी जो लाइफ के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले उन पर चर्चा करनी चाहिए। दैट इज़ वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन, और यही वो चर्चा है जहाँ से अर्थशास्त्र निकल करके आता है। ह्यूमन बींग्स टुडे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट, क्योंकि आज की जो मानव जाति है, आर नॉट इन द मूड, वो मूड में नहीं है, टू टॉलरेट द सफरिंग, पीड़ाओं को सहन करने की। तो जिस समय इस चैप्टर को लिखा गया उस समय जो बातें थीं, ठीक उसी तरीके की बातें कुछ आज भी हैं, कि आज मानव जाति ज़्यादा सहन करने की मूड में नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आज है वो है स्टार्व एंड डाई, भूख और मरना, यानी भूख और भूख से मरना, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दैट इज़ वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन, और यहीं से अर्थशास्त्र निकल करके आता है। ह्यूमन बींग्स टुडे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट, क्योंकि आज की जो मानव जाति है वो उस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दिस सफरिंग, इस पीड़ा को, एंड स्टारवेशन, इस भुखमरी को, एंड इन इक्वलिटी, और इस असमानता को, वैन दे सी, जब वो ये देखते हैं, दैट द बर्डन्स इज नॉट इक्वली शेयर्ड, कि जो वजन है उसे ठीक तरीके से, उसे समान तरीके से वितरित नहीं किया गया। अदर्स प्रॉफिट, उन्हें क्या लगता है कि अन्य लोग तो लाभान्वित होते हैं, वाइल जबकि दे ओनली बियर द बर्डन, और जबकि वजन केवल उन्हें उठाना पड़ता है। तो मानव जाति के अंदर कहीं ये प्रश्न बनता है कि सबके सब लोग या अन्य लोग हैं वो तो लाभान्वित होते हैं, जबकि जो वजन होता है उन्हें उठाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों चीज़ों की अच्छे से उन्होंने चर्चा करी, कल्चर को भी उन्होंने ठीक तरीके से बताया, और जो नेशनलिज्म है उसे भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आप राष्ट्रवाद रखें, देश के प्रति सच्ची भक्ति रखें, बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में रहने के लिए इस तरीके की भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब यही राष्ट्रवाद थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उग्र हो जाता है, तो इस तरीके का राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता है। वी हैव इनवाइटेबली टू डील, यानी हमें अनिवार्य रूप से निपटना है विद दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से, इन इकोनॉमिक एंड अदर वेज, आर्थिक रूप से और अन्य तरीक़ों से। बट आई डू थिंक दैट बिहाइंड इट ऑल, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन सब के पीछे देयर इज़ अ ट्रिमेंडस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम,
कि एक ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक समस्या भी है इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग की। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो विरोध है, तो इन सब के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं। इट मे बी दैट सम पीपल थिंक इट कॉन्शियसली, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग थिंक अबाउट इट कॉन्शियसली, इसके बारे में सचेत होकर सोचते हैं, बिल्कुल जागरूक होकर सोचते हैं, एंड डेलिबरेटली, और विचारपूर्वक सोचते हैं, एंड अदर्स रेदर अनकॉन्शियसली, और कुछ अन्य ऐसे भी हैं जो कि बिना किसी इच्छा के अनिच्छापूर्वक सोचते हैं, एंड डिमली, और बिल्कुल धीमे तरीके से। बट दैट दिस कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, लेकिन यह संघर्ष मौजूद है इन द स्पिरिट ऑफ मैन टुडे इज सर्टेन, लेकिन ये संघर्ष आदमी के अंदर मौजूद है, ये निश्चित है। हाउ इट विल बी रिजॉल्व, इसका समाधान कैसे होगा? आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। वन थिंग दैट ट्रबल्स मी इज दिस, लेकिन एक जो बड़ी बात मुझे परेशान करती है वो ये है कि पीपल हु अंडरस्टैंड वन एनदर मोर एंड मोर, जो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बिगिन ऑफन इनफ टू कैरल मोर एंड मोर, वही एक दूसरे के साथ झगड़ा करना भी शुरू करते हैं, और वही एक दूसरे के साथ ज़्यादा झगड़ते हैं। नेवरदलेस, फिर भी, इट डज नॉट फॉलो फ्रॉम दिस, लेकिन ये अनुकरणीय तो नहीं है, यानी इसकी वजह से हम ये तो नहीं मान सकते कि हम एक दूसरे को जानना छोड़ दें, ये अनुकरणीय तो नहीं है। दैट वी शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एनदर, कि हमें एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दैट वुड अमाउंट टू लिमिटिंग वन सेल्फ कम्प्लीटली, और इसका परिणाम अपने आप में पूर्ण रूपेण सीमित करना होगा। एंड दैट इज समथिंग विच रियली कैन नॉट बी डन, और यह कुछ ऐसा होगा जो वास्तव में कैन नॉट बी डन, नहीं किया जा सकता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया के संबंध में। अगर हम आधुनिक दुनिया के संक्षेप में या संदर्भ में देखें, देयरफॉर, इसलिए, इट बिकम्स इसेंशियल दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम प्रयास करें समझने का, वन एनदर, एक दूसरे को, इन द राइट वे, ठीक तरीके से। द राइट वे इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो सही तरीका है, ठीक तरीके से समझने वाली जो बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। द राइट अप्रोच, सही दृष्टिकोण से। द फ्रेंडली अप्रोच, मित्रवत दृष्टिकोण से, इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत आवश्यक है। बिकॉज अ फ्रेंडली अप्रोच ब्रिंग्स अ फ्रेंडली रिस्पॉन्स, क्योंकि जो फ्रेंडली अप्रोच होता है, जो मित्रवत दृष्टिकोण होता है, ब्रिंग्स अ फ्रेंडली रिस्पॉन्स, वो निश्चित रूप से एक मित्रवत प्रतिक्रियाएं लेकर के आता है। आई हैव नॉट द शेडो ऑफ अ डाउट, यानी मेरे अंदर बिल्कुल भी संकोच नहीं है, मेरे अंदर संकोच की कोई परछाई मात्र भी नहीं है। दैट इट इज़ फंडामेंटल रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इफ़ द अप्रोच इज गुड, यानी इसको लेकर मेरे अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। दैट इट इज़ अ फंडामेंटल रूल, कि ये मूलभूत नियम है ऑफ ह्यूमन लाइफ, आदमी के जीवन का। दैट इफ़ द अप्रोच इज गुड, कि यदि दृष्टिकोण सही होता है, यदि दृष्टिकोण अच्छा होता है, द रेस्पॉन्स इज गुड, तो जो प्रतिक्रिया है वो भी अच्छी ही आती है। यानी अगर आप सही दृष्टिकोण से किसी बात को करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी अच्छी ही आएंगी। इफ़ द अप्रोच इज बैड, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण बुरा है, द रेस्पॉन्स इज लाइकली टू बी बैड, तो उसी तरीके से जो रेस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो भी बुरी ही होती है। सो इफ़ वी अप्रोच अवर फेलो ह्यूमन बींग्स, कि यदि हम संपर्क करते हैं अपनी साथी मानव जाति से, अपने साथ के व्यक्तियों से और कंट्रीज़ या देशों से, इन अ फ्रेंडली वे, एक मित्रवत तरीके से, विद आवर माइंड्स एंड हार्ट ओपन, अपने हृदय को, अपने दिमाग को खुला रखते हुए, एंड प्रिपेयर टू एक्सेप्ट वट एवर गुड कम्स टू देम, एंड प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, और तैयार रहते हैं स्वीकार करने के लिए, वट एवर गुड कम्स टू देम, जो भी उनके लिए अच्छा है। एंड दैट डज नॉट मीन सरेंडिंग समथिंग, और इसका मतलब ये नहीं है कि समर्पण करना है किसी का। दैट वी कंसीडर अवर एसेंशियल वैल्यू, जिन्हें हम एसेंशियल वैल्यू मानते हैं, जिन्हें हम आवश्यक मूल्य मानते हैं। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमें अपने आवश्यक मूल्यों का सरेंडर करना है, हमें उनका समर्पण करना है टू ट्रुथ, सत्य के लिए, और टू अवर ऑन जीनियस,
या हमें अपनी खुद की प्रतिभा का समर्पण करना है, देन वी शैल बी लीड नॉट ओनली टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, तब हम न केवल समझ की ओर आगे बढ़ेंगे बट द राइट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बल्कि सही प्रकार की समझ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे कहते हैं सो आई शैल लीव यू, इसलिए मैं तुम पर छोड़ता हूँ, टू डिटरमाइन व्हाट कल्चर एंड विजडम रियली, तो ये निर्धारित करना कि वास्तव में संस्कृति और वास्तव में ज्ञान क्या है, तो इसका निर्धारण मैं तुम पर छोड़ता हूँ। वी ग्रो इन लर्निंग, इन नॉलेज एंड इन एक्सपीरियंस, यानी हम विकास करते हैं लर्निंग में, नॉलेज में एंड एक्सपीरियंस में, टिल वी हैव सच एन इनॉर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ देम, तो जब तक हमारे पास इन सभी का इनॉर्मस एक्यूमुलेशन होता है, जब तक हमारे पास इन सभी का असाधारण संचय होता है, तब तक हम विकास करते हैं। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू नो, लेकिन यह संभव हो जाता है उनके लिए एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड, यह जानना कि हम खड़े कहाँ हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड बाई ऑल दिस, और हम सब अभिभूत होते हैं इन सभी से, एंड एट द सेम टाइम, और ठीक एक ही समय पर, समहाउ और अदर वे, किसी न किसी तरीके से, वी हैव अ फीलिंग, हमारे अंदर हमें ये महसूस होता है, दैट ऑल दीज पुट टुगेदर, कि ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर डू नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट अ ग्रोथ, कि आवश्यक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते इन द विजडम ऑफ द ह्यूमन रेस, तो मानव जाति में ज्ञान की वृद्धि का ये प्रतिनिधित्व नहीं करते। आई हैव अ फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है, दैट परहैप्स सम पीपल, के कुछ लोग, हु डिड नॉट हैव ऑल द एडवांटेजेस, जिनके पास आधुनिक जीवन के सारे लाभ नहीं हैं, एडवांटेजेस नहीं हैं, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के, एंड मॉडर्न साइंस, और आधुनिक विज्ञान के, वर इसेंशियली वाइजर, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, देन मोस्ट ऑफ अस, तो जितने हम होते हैं उनसे वो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वेदर और नॉट शैल बी एबल, फिर वो कहते हैं कि क्या हम योग्य रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे, और इसके लिए लास्ट में इसी लाइन में जाकर के कहते हैं कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। और किसके लिए इस बात को कहते हैं कि इन लेटर टाइम्स, बाद के समय में, कि टू कंबाइन ऑल दिस नॉलेज, कि ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है, साइंटिफिक ग्रोथ है, ये जो वैज्ञानिक विकास है, एंड बेटरमेंट है, और जो बेहतरी है, ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज, मानवीय प्रजातियों की ये जो बेहतरी है, तो इन तीनों चीज़ों को क्या हम लोग एकत्रित करने के लिए योग्य रहेंगे विद ट्रू विजडम, सच्ची विजडम के द्वारा, सच्ची विजडम के साथ क्या हम इन सब चीज़ों को एकत्रित कर पाएंगे। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। इट इज़ अ रेस, क्योंकि वो आगे ये भी कहते हैं कि ये तो एक दौड़ है बिटवीन वेरियस फोर्सेस, अलग अलग प्रकार के बलों के बीच की ये दौड़ है जो हम दौड़े जा रहे हैं। आई एम रिमाइंडेड ऑफ सेइंग, मुझे एक कहावत अच्छे से याद है, ऑफ अ वेरी वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी की, हु वाज अ फेमस ग्रीक पोइट, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध ग्रीक के पोइट थे, कवि थे, और उन्होंने ये कहा था कि व्हाट एल्स इज विजडम, बुद्धि और क्या है, व्हाट ऑफ मेंस एंडेवर, और क्या आदमी का ये प्रयास है, गॉड इज हाई ग्रेस, या भगवान की उच्च कृपा है, सो लवली एंड सो ग्रेट, इतना प्यारा, इतना महान। टू स्टैंड फ्रॉम फियर सेट फ्री, टू स्टैंड फ्रॉम फियर सेट फ्री, यानी भय से मुक्त होने के लिए, टू ब्रीद एंड वेट, सांस लेने के लिए और प्रतीक्षा करने के लिए, टू होल्ड हैंड अफ्लिक्टेड ओवर हेट, घृणा के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाना, एंड शैल नॉट लवलीनेस बी लव्ड फॉर एवर, और क्या जो लवलीनेस है उसे हमेशा की तरह प्यार नहीं किया जाएगा। तो वो लास्ट में जाकर के ये भी कहते हैं कि एंड शैल नॉट लवलीनेस बी लव्ड फॉर एवर, और क्या लवलीनेस को हमेशा प्यार नहीं किया जाएगा। तो ये कल्चर के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार थे। चलिए एक एक करके पहले इसके क्वेश्चन और देख लें।